नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको स्पीड में कराने वाला हूँ, क्योंकि 12 से 13 मिनट में आपको 37 प्रश्न करा दूंगा। ये एक आपका स्पीड टेस्ट हो जाएगा। ये वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और यही प्रश्न आपका सिलेक्शन तय करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चुपचाप मेहनत करती रहिएगा और सफलता को शोर मचाने दो। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और चैनल को आगे बढ़े। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारे चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं। अगर आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसी चीज़ है जिससे अभ्यर्थी को उसकी तैयारी का पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कितनी हुई। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 287। तो प्रश्न है आपके सामने 41वां कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो कौन सी बोली के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली? तो ये एक है पूर्वी हिंदी बोली। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी बोली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि AI वर्ण क्या कहलाते हैं? तो AI वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव। क्या ये कंठ तालव कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 43 के स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन है डाडलिया और ढाढक्कन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो स्थाई आपको बताने की किस तरह से लिखा जाता है। तो स्थाई लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी वाला स्थाई सही लिखा है, नहीं लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है स्वर संधि? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है पवन। पवन है। ये स्वर संधि का भेद होता है अयादि संधि, उसके अंतर्गत ये अयादि संधि के अंतर्गत आता है पवन। तो स्वर संधि का ही भेद है। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी। 46 है आपके सामने कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा विश्वामित्र का सही संधि? तो ये हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र। ये विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो आपको बताने कि दोषहर्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें लगा है हर्ता। क्या हर्ता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि पुरोहित में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है पुरोहित में, ये आपको बताना है। तो इसमें उपसर्ग है पुरहा। कौन पुरहा है उपसर्ग? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्यवहारी किस प्रकार का शब्द है? तो व्यवहारी एक ये है तत्सम शब्द। कैसा? ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने कि किसमें सही समासिक पद है? तो इसमें किसमें सही समासिक पद है? तो ये है एक देवारात्रि सही समासिक पद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने कि 10 मुख में कौन सा समास है। तो 10 मुख में समास है बाहुव्रीहि समास। और 10 मुख किसे कहते हैं ये भी आप जानते ही हैं। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कौन सा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये है कोई। कौन कोई, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो कौन सा है पशु शब्द का विशेषण। तो इसका विशेषण हो जाएगा पाशविक। क्या पाशविक हो जाएगा पशु शब्द का विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपके सामने कि सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है। तो किससे बना है। तो ये बना है चरित्र शब्द से। किससे, चरित्र शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है आपके सामने कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है। तो इनमें से झुठलाना। क्या झुठलाना ये एक अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा है। मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करना है तो अच्छा पुल्लिंग के लिए होता है और अच्छी स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो आप लगा लीजिएगा, हर शब्द के आएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो अच्छी मृत्यु ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो इनमें से सुंदर। सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भाववाचक संज्ञा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आंसू का बहुवचन। तो आंसू का बहुवचन होता है आंसुओं। क्या आंसुओं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने कि किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा है किरण का पर्यायवाची शब्द। तो प्रभा। क्या प्रभा एक किरण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनागत का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अनागत का। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आगत। क्या आगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर निर्देश दिया गया 61-62 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आपको एक शब्द का चयन करना है जिसके अंतर्गत अंडरलाइन लगा है। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तो कोई आकार नहीं, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निराकार। क्या निराकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने कि आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। क्या प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 63-64 के लिए कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 63 और 64 में। तो इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु व्यक्तित्व की कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। तो कौन सा रिक्त स्थान इसका सही वाक्य बना देगा। तो इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहुआयामी व्यक्तित्व का कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधु बदमाव से शोक संपत्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह हो गई। तो क्या हो गई। तो वह कुछ देर बाद प्रकृतिस्थ हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध हो जाएगा। फल बच्चियों को काट कर खिलाओ, ये कोई शब्द नहीं बनना है।
ठीक है, काक नहीं बनना, सॉरी। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी सही नहीं बनना है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही अर्थ निकल रहा है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 66 है आपके सामने कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अग्नि परीक्षा देना, तो इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। क्या? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है आपके सामने कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना, तो इसका अर्थ हो जाएगा छाती पर मूंग दलना का पास रहकर दुख देना। क्या? पास रहकर दुख देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो कौन सा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? तो इसका स्थायी भाव होता है रति। क्या? रति होता है श्रृंगार रस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 69 की वीर या हाला किस जाति का छंद है। तो वीर या हाला ये है एक मात्रिक छंद। कैसे? ये एक मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है आपके सामने कि रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए 12 उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है प्रश्न नंबर 70 में? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 31 प्रश्न ही देखने को मिले हैं। तो 31 प्रश्न में से आपने अभी तक कितने प्रश्न सही किए? अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूर। जब तक आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करोगे तब तक चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता रहूँ। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा नहीं? अशुद्ध यानी गलत है। कर्ता का कर्तृ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। धाता का धात्री ये होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दाता का दात्री ये बिल्कुल सही है। नेता का नेत्री नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना कि नेता एक कॉमन शब्द है और इसका स्त्रीलिंग नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। आप जाकर के गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि नेता एक कॉमन शब्द, इसका स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।